Hello everyone, myself AK and I welcome you all to this channel. Today we are going to discuss the open test of 67 BPSC prelims examination. ठीक है, तो ये टेस्ट डिस्कशन जो है हम लोग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मोड में करेंगे साइमल्टेनियसली। क्वेश्चंस में इंग्लिश में ही रीड आउट करूँगा, बट उसको हिंदी में भी समझाने का प्रयास करूँगा। तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम को चूज़ कर रहे हैं वो ऐसा कतई न समझें कि उन्हें ये टेस्ट पेपर्स डिस्कशन जो है समझ में नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें बिल्कुल समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। और आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस आपने सही या फिर गलत किए हैं उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट डिस्कशन। ओके, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है, सिलिका जेल पाउच इज ऑफन फाउंड इन बॉटल्स ऑफ मेडिसिन इन टेबल और पाउडर फॉर्म बिकॉज सिलिका जेल कह रहा है। सिलिका जेल जो है ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन बोटल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इधर टैबलेट फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में। ये सिलिका जेल करता क्या है ये कह रहा है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा है किल्स जर्म्स एंड स्पोर्स, रोगाणु और बीजाणुओं को मारता है। तीसरा है नमी को सोखता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। चौथा है एब्जॉर्ब ऑल गैसेस प्रेजेंट इनसाइड द बॉटल। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिलिका जेल होता क्या है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं पिक्चर के रूप में, हम लोग इसको समझते हैं। ये देखिए, ये जो है यही सिलिका जेल पाउडर होता है ना। ये बेसिकली करता क्या है कि ये मॉइस्चर जो होता है, ठीक है, मेडिसिन के बोतल में या फिर कोई भी ऐसा बोतल में, उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सिलिका जेल का यही काम, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को, नमी को अवशोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट्स फ्रॉम विच ग्लैंड। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पहला ऑप्शन है कॉर्टिसन, दूसरा है एड्रेनल, तीसरा है गोनाड, चौथा है पेंक्रियास। देखते हैं, जो कॉर्टिसन है ये एक हार्मोन्स है जो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो फीमेल सेक्स ग्लैंड, जिसको ओवरीज कहते हैं, वहाँ से सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन्स है। ठीक है, और जो फीमेल सेक्स ग्लैंड होते हैं जिसको गोनाड भी कहते हैं, है ना, फीमेल में ये ओवरीज से सिक्रेट करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स ग्लैंड से सिक्रेट करता है। मेल सेक्स ग्लैंड कौन सा होता है, तो टेस्टिस होते हैं, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना, सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट फ्रॉम द विच ग्लैंड। तो इट्स रिलीज फ्रॉम द गोनाड्स। सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। तो गोनाड इज द फीमेल सेक्स ग्लैंड, ऑल्सो नॉन एज और ऑल्सो कॉल्ड एज ओवरीज, उन्हें ओवरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आंसर जो है वो है गोनाड, सी ऑप्शन। कॉर्टिसन के बारे में हमें पता चल गया। कॉर्टिसन जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट करता है और इट रेगुलेट योर बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हेल्पिंग कंट्रोल योर बॉडी यूज ऑफ फैट। शरीर के जो यूज होते हैं फैट्स के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, उनको ये रेगुलेट करता है। ठीक है, उनको ये कंट्रोल करता है एक्चुअली में। ठीक है, गोनाड बता दिया मैंने, एड्रेनल एक ग्लैंड है, ये हार्मोन नहीं है। ठीक है, यहाँ से कॉर्टिसन जो है हार्मोन वो रिलीज होता है। पेंक्रियास से पता ही है इंसुलिन रिलीज होती है। करेक्ट आंसर इज सी, गोनाड्स। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज। रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये बेसिकली ये ऐसा यूनिट पूछ रहा है ना इस क्वेश्चन में। तो ऐसा यूनिट यहाँ पर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल का होता है वो होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, MG/DL बोलते हैं, MG/DL बोलते हैं। जिन्होंने भी जो कोई भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर वो अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो उन्हें इसी यूनिट में अपनी जो वैल्यूज़ है ब्लड शुगर की वो बतानी होती है, MG/DL को। ठीक है, बाकी MM/Hg जो है वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीटी इसको PPM बोलते हैं। ये सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होते हैं उसकी जो प्रेजेंस होती है उसको इस रूप में मेजर करते हैं। ग्राम पर लीटर जो है वो भी एक यूनिट है कि 1 लीटर लिक्विड में कितने ग्राम कोई सॉल्वेंट मिक्स है। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, बट करेक्ट आंसर इज बी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो उसमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें असर्शन है कि इन ह्यूमन बींग्स द फीमेल प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। मनुष्य में जो मादाएं हैं संतानों के लिंग को निर्धारण करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ये है
और इसका कारण जो है लिखा हुआ है कि वुमन हैव 2X क्रोमोजोम। तो एसर्शन जो है हमारा वो एक्चुअली में जो कह रहा है वो गलत है, क्योंकि फीमेल मेजर रोल प्ले नहीं करती है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अपने बच्चों के लिंग निर्धारण में महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती नहीं है। ये मेल होते हैं जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल। ठीक है, क्योंकि अब इसमें रीजन क्या है कि रीजन दे रहा है कि वुमेन हैव 2X क्रोमोजोम, बिल्कुल सही है। बट मेल में, ठीक है, मेल में जो होते हैं दो क्रोमोजोम्स होते हैं, वो X और Y होते हैं। फीमेल में, ठीक है, सिर्फ X होते हैं, X होते हैं, 2X क्रोमोजोम होते हैं। तो ये X जो क्रोमोजोम है, ठीक है, X क्रोमोजोम है, वो डिटरमाइन करता है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग फीमेल होगी, और वहीं Y क्रोमोजोम होता है, ये डिसाइड करता है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग जो होगा वो मेल होगा। ठीक है, तो इट्स अ मेल हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, नॉट द फीमेल। और इस पर क्या होती है कि बहुत सारी अंधविश्वास चलती है, खासकर रूरल एरिया में। ठीक है, कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और वो फीमेल होती है तो काफ़ी कुछ ब्लेम किया जाता है, जो माँ होती है उनको ब्लेम किया जाता है कि सच एंड सच हैपन, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऐसा नहीं है, जो फीमेल होती है कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, और इस चीज़ को समझना होगा। सोसाइटी को अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, जिसके तो उसके अकॉर्डिंग भी लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है, और वो अभी जो ब्लेम गेम चलता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये अच्छी प्रोग्रेस की निशानी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेथरिज्म। लेथरिज्म इज कॉज बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेथरिज्म है क्या। ये एक न्यूट्रिशनल न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ठीक है, ये एक तंत्र विकार है जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है ना। लेथरिज्म के सिम्टम्स क्या हैं? तो वीकनेस हो जाएगा, फेटिग हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ लेग्स, है ना, शरीर के निचले हिस्से में पैरालिसिस हो जाएगा। और ये किस वजह से ज़्यादा होता है? तो ये होता है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ खेसारी दाल, है ना, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ खेसारी दाल। खेसारी दाल को जो साइंटिफिक नेम है वो है लेथिरस सैटिवस, यही साइंटिफिक नेम है खेसारी दाल का, और यहीं से वो नाम लेथरिज्म पड़ा है, ये पहले वर्ड को लेकर। तो ये ज़्यादातर खेसारी दाल को ज़्यादा कंज्यूम करने से होता है। इस दाल को की प्रोडक्शन बैन कर दी गई थी 1961 में, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे थे पैरालिसिस के। तो रिसेंटली इन 2016 ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अब इस बैन को हटा लिया है, और फसाई जो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको ये जानकारी दी गई है कि अब इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। अभी जो पल्स की जो खपत बढ़ गई है दाल की, उसकी वजह से देखते हुए इसमें से बैन हटा लिया गया है। बट अभी भी ये चीज़ है कि अधिक कंजम्पशन की वजह से ये जो कंज्यूमर्स हैं वो पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इसकी खपत नहीं की जानी चाहिए। अब जैसे जैसे रिसर्च एग्रीकल्चर फील्ड में बढ़ रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेज आएँ, इसके जीन को मॉडिफाई करके या फिर अदर चीज़ को चेंज करके इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, लोगों को ये बताएं कि अब ये से खाया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। बट यही देखते हुए शायद ICMR ने इसके ऊपर से बैन को हटा लिया है, शायद वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंट्स बाइट दे इंजेक्ट। हाँ, जब चींटियाँ काटती हैं तो क्या इंजेक्ट करती है? वो इंजेक्ट करती हैं फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करते हैं। फॉर्मिक एसिड की फार्मूला क्या होता है? HCOOH। ठीक है, ये पाया जाता है वेनम बी में और एंड्स स्टिंग्स में, ये पाया जाते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो जब मधुमक्खियाँ काटती है उनके वेनम में भी ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी जलन महसूस होती है, दर्द होता है। इट्स द फॉर्मिक एसिड, है ना। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है डूरिंग कोविड पेंडेमिक वन वर्ड इज़ वेरी कॉमन दैट वाज एंटीजन, व्हाट इट डज। ठीक है, अब एंटीजन क्या होता है? जनरली लोग जानते होंगे कि कोई भी ब्लड ग्रुप होता है, दो होता है, AB एंड O। ये जितने ब्लड ग्रुप होते हैं, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इस A ब्लड ग्रुप पे के ऊपर A एंटीजन पाया जाता है, सिमिलरली B के ऊपर B एंटीजन पाया जाता है, और AB के ऊपर AB एंटीजन पाया जाता है, और O के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब A के ऊपर जो A एंटीजन होता है ये RBC में पाए जाते हैं, वहीं एंटी बी जो होता है वो प्लाज्मा में, A ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में पाया जाता है। सिमिलरली B ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो है वो B एंटीजन
आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और एंटी बी एंटी ए जो है वो बी ग्रुप के प्लाज्मा में पाया जाता है ना। इसी तरह से ए बी में भी होता है कि एंटीजन ए एंड बी जो है वो उसके आरबीसी में पाया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप के आरबीसी में, और कोई भी एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, ठीक है। वहीं ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, बट एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिए। तो एंटीजन क्या करता है, ऑप्शंस देखते हैं हम लोग अब। ऑप्शन है पहला कि लोअर्स बॉडी टेम्परेचर्स, नहीं, रॉन्ग, ठीक है। डिस्ट्रॉय हार्मोन बैक्टीरिया, नो, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, यस, करेक्ट। जब भी कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन एलिमेंट्स या और वायरस काइंड ऑफ थिंग इंटर्स इन योर बॉडी, है ना, तो कोई भी फॉरेन बॉडी जो होते हैं सच एज वायरस और बैक्टीरिया, ये इंटर करते हैं जब आपके बॉडी में, तो इम्यून एंटीजन क्या करता है, सबसे पहले उनको रिकॉग्नाइज करता है और वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर्स करता है कि भैया देखो कोई फॉरेन बॉडी तुम्हारे ब्लड में आ गया है, अब तुमको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शंस डेवलप करने हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करनी है, चलो रेडी हो जाओ, है ना। तो वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है एंटीजन, है ना। तो इसका आंसर सी होगा। ऐसे फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, यूज एन एंटीडोट टू द पॉइजन, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी, एंटीजन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टरीज जनरली सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। कह रहा है कि कौन सी धमनियाँ आमतौर पर दिल को रक्त की आपूर्ति करती है। तो हम लोग ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। पहला है कैरोटिड आर्टरी। ये कैरोटिड आर्टरी जो है ब्लड की सप्लाई हेड रीजन में, ठीक है, मस्तिष्क वाले जो क्षेत्र होते हैं, रीजन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये ब्लड को पहुँचाती है, कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। उसी तरह दूसरी जो हेपेटिक आर्टरीज है वो ब्लड को लीवर्स तक पहुँचाती हैं, है ना, लीवर्स तक। तीसरी जो है कोरोनरी आर्टरी, वो ब्लड को हार्ट तक पहुँचाती है। और पल्मोनरी आर्टरी जो है ये पहुँचाती है लंग्स तक ब्लड को, है ना, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस फोटो ऑल्सो, है ना। ये देखिए, ये जो है ना, ये कॉर्नरी आर्टरीज है, ठीक है, और ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है और ये राइट कॉर्नरी आर्टरीज है, जो क्या करते हैं, इसी हार्ट के अंदर से जो ब्लड को पंप आउट किया जाता है उसको ये हार्ट के सेल्स में ये आर्टरी के थ्रू से वो पहुंचाता है। इस ऑर्गन को भी, हार्ट भी क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है, तो ऑर्गन है तो इस ऑर्गन को भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो हार्ट खुद सारे ऑर्गन्स में या फिर बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, पंप करके उन्हें वहाँ तक भेजता है, उसे भी तो खुद ब्लड की ज़रूरत होगी। तो उसको खुद को पहुँचाने के लिए जो आर्टरीज होती है वो होती है कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। ये तो आंसर इज सी, कॉर्नरी आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन किडनी स्टोन इज। पहला ऑप्शन जो है कैल्शियम ऑक्साइड है ना, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम ऑक्सलेट और चौथा है कैल्शियम सल्फेट। तो जो आंसर है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट के ही कारण देखते हैं छोटे छोटे स्टोन्स किडनी में बनने लगते हैं, है ना। तो इनको अब ये धीरे धीरे जब स्टोर होने लगते हैं तो वो एक बड़ा स्टोन का रूप ले लेता है। तो इसे हम कैसे रोकेंगे, सब इसको बनने से कैसे रोकेंगे, तो आप अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए, ठीक है, और विटामिन सी का कंजम्पशन को बढ़ाएं, नींबू ज़्यादा पिए, नींबू पानी पिए, मौसमी की जूस को आप इनटेक करें, मौसमी के जूस को आप लें। ये सब सारे चीज़ें हैं जो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल को यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव करती हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा कंज्यूम करना है। ये सब चीज़ें जो हैं जो आपको प्रिवेंट करती हैं किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के होने में, ठीक है। नेक्स्ट आंसर इज कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है CaC2O4, CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, व्हेन द बार्क ऑफ ए ट्री इज रिमूव्ड इन ए सर्कुलर मेथड ऑल अराउंड नियर इट्स बेस इट ग्रेजुअली ड्राइज अप एंड डाई बिकॉज। क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वृक्ष की छाल को उसके आधार के पास चारों ओर एक वृत्ताकार विधि से हटा दिया जाता है, वो धीरे धीरे सूख जाता है और मर जाता है, क्यों। पहला ऑप्शन है वाटर फ्रॉम सॉइल कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट्स, मिट्टी से पानी हवाई तक ऊपर की ओर तक नहीं बढ़ सकता, है ना। दूसरा है कि जड़ें ऊर्जा की भूखी होती हैं, रूट्स आर स्टार्व्स ऑफ एनर्जी। थर्ड इज ट्री इज इन्फेक्टेड बाय सॉइल माइक्रोब्स,
वृक्ष मृदा रोगाणुओं से संक्रमित हो जाती है। डी, जड़ों के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। रूट्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। इसका जो मेन रीजन है ना, वो है कि जब हम अगर छाल को चारों तरफ से रिमूव कर देते हैं, जड़ के थोड़ा ऊपर से, जब हम ऐसा करते हैं तो फ्लोएम टिश्यू इसमें क्या होता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फ्लोएम लेयर जो होता है टिश्यू का, वो बार्क के जस्ट निचले हिस्से में पाया जाता है, और ये क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को कैरी करने में फ्रॉम लीव्स टू द रूट। तो पत्तियों से जड़ की ओर ये फूड को पहुंचाता है, और चूंकि हम जब इस छाल को जब रिमूव करते हैं, देते हैं रूट्स के थोड़े ऊपर के हिस्सों में, तो क्या होता है कि फ्लोएम जो टिश्यू है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए जो रूट्स को जो फूड, जो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाती है। इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे पेड़ मर जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, रूट्स आर स्टार्व ऑफ एनर्जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराशूट जंप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5000 मीटर, द रिलेशनशिप बिटवीन हिज फॉलिंग स्पीड v and the distance fallen through d is best represented as। तो पहले हम देख लेते हैं पहला जो ग्राफ है उसमें देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी भी क्या होता है, बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली। अब धीरे धीरे जब ग्रेजुअली हम लोग आगे को बढ़ते हैं तो एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। देखिए अचानक से ये राइज कर जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप एज्यूम करिए कोई बंदा पैराशूट से ऊपर नीचे की ओर आ रहा है। पैराशूट हम लोग यूज करते क्यों हैं, ताकि उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाए, बहुत मिनिमम रह जाए, ताकि वो सेफ लैंडिंग कर सके, है ना। अदरवाइज तो अगर स्पीड अगर उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर कर मर सकता है। तो ये कॉमन सेंस से भी हम लोग सोच सकते हैं कि पहला जो ग्राफ है वो ऐसे भी गलत है, क्योंकि जैसे जैसे वो जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, उसकी घटती जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है बी है। इसमें देखिए जैसे जैसे फॉलिंग डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी क्या हो रही है, वैसे वैसे भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर अचानक से वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन में जो है जैसे जैसे फॉलिंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होता है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। जैसे जितने डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही स्पीड भी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और नेक्स्ट जो डी ऑप्शन जो है उसमें है कि जैसे जैसे फॉलिंग डिस्टेंस बढ़ रही है, फॉलिंग स्पीड भी क्या होता है, ग्रेजुअली दोनों पहले यूनिफॉर्म होते हैं, फिर धीरे 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 जो वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, और वो फाइनली जो पैराशूटिस्ट जो होते हैं वो लैंड कर जाता है ज़मीन पे। अचानक से वेलोसिटी वो डिप नहीं करता है, जो कि हम लोग बी ऑप्शन में देख रहे हैं। यहाँ पे अचानक से वेलोसिटी क्या होता है, पूरा कम हो जा रहा है, अचानक से कम हो जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वेलोसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता है, और तब तक वो पैराशूट जो पर्सन पहने हुए होता है वो आराम से लैंड कर जाता है ज़मीन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नॉट बी। डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसको आप कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते थे, ऐसे अगर एज्यूम करते हुए कि सपोज यू आर जंपिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, आप कुछ डिस्टेंस ऊपर से आप जंप कर रहे हैं विथ पैराशूट, तो आप कैसे फील करोगे, आपकी स्पीड क्या होगी। आप पैराशूट जो होता है आपके सेफ्टी के लिए होता है, तो आप उस वैसा सोचते हुए भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे, जस्ट कंसिडरिंग दिस ग्राफ्स ओनली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है 12। इसमें बोल रहा है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी a technique used to explore the stomach or other inner part of the body is based on the phenomena of, किस फिनोमेना पर बेस्ड होता है ये जो मेथड है एंडोस्कोपी की, किस फिनोमेना पर बेस्ड होती है ना। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के अंदर आंतरिक भागों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है। ये किस घटना पर आधारित है, या फिर मेथड पर, या फिर फिनोमेना पर आधारित है। तो सबसे पहले एंडोस्कोपी होता है क्या है, देखिए एंडोस्कोपी जब किसी को अल्सर होता है, स्टमक अल्सर, ठीक है, ये किस रीजन में, इसका पता लगाने के लिए क्या होता है कि आपके माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू एक पतला सा वायर जैसा इक्विपमेंट होता है, वो इंसर्ट किया जाता है, जिसमें कैमरा माउंटेड होता है। यहाँ पर इसके सामने एज पर एक कैमरा माउंट होता है, और इसको आपके मुंह के थ्रू जो ओसोफेगस है उसके नीचे धीरे 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 स्टमक तक पहुँचाया जाता है, और रीजन को फाइंड किया जाता है कि अल्सर जो है कितने दूर तक फैला हुआ है शरीर स्टमक के अंदर। इसका हम लोग पता करते हैं एंडोस्कोपी के मदद से। तो अगर हम सिंपली सोचें, अगर आपको ये पता हो, इस तरह से वायर होता है, तो कुछ कैमरा है, तो वो किसी न किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके थ्रू ही एनर्जी का क्या होगा, प्रोपगेशन होगा, ठीक है।
जब भी होगी तो इसी वायर के सर्कमफेरेंस के अंदर में ही एनर्जी मूव कर रही होगी, है ना, समथिंग काइंड ऑफ लाइक दैट। और ये फिनोमेना हमें अच्छे से पता है कि ये फिनोमेना जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ना। इन्हीं के अंदर में रिफ्लेक्ट करते हुए एनर्जी ऐसे ऐसे प्रोपोगेट करती है, आगे की ओर बढ़ती है ना। इसमें ना तो इंटरफेरेंस होता है, ना ही डिफ्लेक्शन होता है, ना ही पोलराइजेशन होता है। ये अलग, ये फिनोमेना अलग हैं। तो इंडोस्कोपी जो मेथड यूज की जाती है टू फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स सच एज अल्सर इन स्टमक, तो ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है, ना कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है कि समझें कि जब भी लाइट ना डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है, ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम है, तो लाइट जो है बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये मुड़ जाती है। जब इंसिडेंस एंगल को, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं और इसको रिफ्रैक्टिव एंगल बोलते हैं। तो इंसिडेंट एंगल को हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे, तो ये क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। एक सर्टेन पोजीशन पे ऐसा आता है कि ये जो दो मीडियम है, रेयर और डेंसर मीडियम है, उसके सरफेस के पैरेलल मूव करने लगता है, ठीक है। तो उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और इसको हम थोड़ा और फर्दर बढ़ाते हैं तो ये लाइट जो है वापस से रेयर मीडियम में ना जाके डेंसर मीडियम में ही इंटर कर जाती है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा हम अगर इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लाइट जो बेंड करके जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वो मुड़ जाती है। इसी फेनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। ये सर्टेन एंगल प्राप्त होना चाहिए जिसकी वजह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। फिर इसी तरह ये आगे प्रोपगेट करते जाएगी ऐसे। तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का की कंसेप्ट है, सिंपल है। अगर आपने फिजिक्स लाइट चैप्टर को पढ़ा होगा तो काफ़ी अच्छे से आप इसे जानते होंगे। मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस कर दिया रिकॉल करने के लिए, है ना। तो करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, नॉट इंटरफेरेंस, नॉट डिफ्रैक्शंस, नॉट अ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन अगर कोई लाइट जो है डिफरेंट प्लेन्स में मूवमेंट कर रही होती है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलराइजेशन मेथड, जो पोलराइज लाइट होती है वो उनका वाइब्रेशन जो है सिर्फ सिंगल प्लेन में ही होता है, वो सिंगल प्लेन में ही मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। और बाकी जो प्लेन में उनका वाइब्रेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, किसी एक ही प्लेन में वो मूव कर। डिफ्रैक्शन क्या है, अगेन डिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट्स अराउंड कॉर्नर्स सच दैट इट स्प्रेड्स आउट एंड इल्यूमिनेट्स एरिया वेयर और शैडो इज एक्सपेक्टेड। आप लोग देखते होंगे जब बादल होती है तो बादल कभी कभी जब सूरज को ढक लेता है तो आप बादल के ऊपर काफ़ी लाइट ऑब्जर्व करते होंगे। तो ये जो है डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो लाइट इल्यूमिनेट हो रहा है ना यहाँ पर, ये सारे रीजन में, ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट जो पीछे से आ रही है सन की, वो यहाँ पर लाइट जो बेंड कर जाती है, बेंड करती है, इस वजह से ये जो कॉर्नर एरियाज हैं ये काफ़ी इल्यूमिनेट होते हैं, चमकीले दिखाई पड़ते हैं हमें। तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। वही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, ये देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस क्या है कि मल्टीपल लाइट वेव्स इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर अंडर सर्टेन कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, ना, causing the combined amplitude of the wave to either increase और decrease। यहाँ पर देखिए लाइट यहाँ से इस छोटे से होल्स के अंदर से पास आउट होता है और यहाँ जब निकलता है तो ये एक रेडियल प्रोपगेशंस में आगे बढ़ता है। और यहाँ पर ये दो होल्स से जो लाइट बाहर निकलते हैं तो दोनों इस जगह पर आकर इंटरफेयर कर, इसी तरह के जो फेनोमेना आते हैं वो इंटरफेरेंस कहलाते हैं। कहाँ हमें दिखाई देंगे इस तरह के फेनोमेना, ये हमें दिखाई देते हैं, ये देखिए सीडी में जो इस तरह का कलर बनता है ना, यार लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे सीडी, जो ये सीडी जो होता है या फिर बबल्स जो बनते हैं उसमें जो हमें चमकीले रंग कलर दिखाई पड़ते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। अभी 67 जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें इस पे क्वेश्चन आए हुए थे इंटरफेरेंस पे कि बबल जो होता है उसमें जो चमकीले रीजन दिखाई पड़ते हैं वो किस फेनोमेना की वजह से होते हैं, तो वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। उसका आंसर वही था। तो मैंने जस्ट उसी क्वेश्चन को बेस बनाते हुए एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया उसी थीम पर।
तो ये 3-4 फिनोमेना मैंने आपसे डिस्कस कर दिया और आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विद एग्जांपल। आप थोड़ा सा ज़्यादा कोरिलेट कर पा रहे होंगे अच्छे से। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं इंटरफेरेंस के आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसमें बोल रहा है विच कनेक्शन विल यू चूज़ फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन योर न्यूली मेड होम। आप ये क्वेश्चन कर रहा है जब आप अपने नए घर बना रहे हों तो उसमें आप कौन सा कनेक्शन को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए। तो पहला जो है वो है सीरीज कनेक्शन, श्रृंखला कनेक्शन। दूसरा है पैरेलल कनेक्शन, समानांतर कनेक्शन। तीसरा ऑप्शन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, श्रृंखला और समानांतर का संयोजन कनेक्शन। डी जो है वो कहता है कि प्रत्येक कमरे के भीतर श्रृंखला कनेक्शन और कहीं और समानांतर कनेक्शन है ना, सीरीज कनेक्शन विद इन ईच रूम एंड पैरेलल कनेक्शन एल्सवेयर। तो ऐसा अब आप सोचिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि सारे लाइंस जो होते हैं घर के अंदर वायरिंग के वो एक ही लाइन होगा। अगर कहीं भी अगर फ्यूज़ या फिर कहीं भी वायर शॉर्ट सर्किट होती है ना, तो सारे कनेक्शन बंद हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक के, है ना। तो इसलिए सीरीज कनेक्शन को प्रीफर नहीं किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन को प्रीफर किया जाता है। अदर टू ऑप्शंस, ऑप्शन सी एंड डी आर जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू, है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सी और डी दिए गए थे ताकि आप सोचें। और इसी तरह का क्वेश्चन ये बीपीएससी में जो भी होगा वो फ्रेम करेंगे ताकि आप कंफ्यूज हों और आपने जो कंसेप्ट ऑलरेडी बिल्डअप किया है, बनाया हुआ, उस पर आप थोड़ा सोचते हुए कंफ्यूज होकर आप गलत मार्क करें। बल्कि मगर आप ऐसा बिल्कुल भी ना करेंगे, जो आपने पढ़ा है, जो आपके कंसेप्ट्स हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, आप उस पर बिलीव करते हुए ही उसको चूज़ करें। और यहीं पर बोला जाता है कि बी कॉन्फिडेंट। जो एग्ज़ाम से पहले जो वेल विशेज़ आते हैं उसका मतलब यही होता है कि बी कॉन्फिडेंट। आप जो जान रहे हैं, आपके पास जो नॉलेज है उसी को आप यूज़ करें पूरे दृढ़ता के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी। ठीक है, आंसर बी, पैरेलल कनेक्शंस, नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ये नहीं होगा घर के अंदर और बाहर, ये कुछ नहीं, ये सब मजाक है जस्ट टू कंफ्यूज यू। तो पैरेलल कनेक्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री इट्स वॉल्यूम increases, decreases, does not change. नेक्स्ट इज फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। तो देखिए जब वाटर जो हीट किया जाता है ना, ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, सपोज वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, ये मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये नॉर्मल होता है तो ये आप काफ़ी क्लोज होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं नीचे से, तो ये क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, इन दोनों के इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस को इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है कहते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया जब 0 डिग्री से हम लोग 4 डिग्री तक इसको गर्म करते हैं, तो ये पहले क्या होता है, इसका पहले इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है, कम होता है। ये ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ये 0 डिग्री है यहाँ पे और ये 4 डिग्री है, तो पहले जो इसका जो वॉल्यूम होता है, ये मान लीजिए इधर V है, इधर टेम्परेचर है, पहले जो इसका वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री तक कम होता है, ठीक है। फिर 4 डिग्री के बाद और जब हम फर्दर हीट अप करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो 4 डिग्री के बाद ये सीधे इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है 4 डिग्री के बाद? क्योंकि इसके बीच, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, ये डिस्टेंस है, वो बढ़ने लगता है ज़्यादा। तो ये ऑब्जर्व किया गया है ना। तो यहीं से क्वेश्चन एक फ्रेम करके दे दिया गया आपको कि बताइए क्या होता है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग जब इसको गर्म करेंगे वाटर को, तो क्या होगा। तो पहले ये क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन जो है डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a clean and dried needle is kept slowly on the surface of water, it flows due to low density of materials, surface tensions, high density of water below the needle provide upward thrust। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए अगर वाटर ही हाई डेंसिटी का हो जाएगा तो कभी वो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल डेड सी में देखिए सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ की जो वाटर होता है डेड सी में इतना ज़्यादा हाई होता है कि वहाँ लोग डूबते नहीं हैं, है ना। लो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, है ना, ये भी वो रीज़न नहीं है। अगर डेंसिटी अगर कम है उसकी, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि उनको एक प्रॉपर अपवर्ड थ्रस्ट जो चाहिए है, क्योंकि वो उसका जो सरफेस एरिया है काफ़ी कंपेयर टू अदर बिगर ऑब्जेक्ट काफ़ी कम होता है। तो सरफेस एरिया जब कम होगा
तो वाटर भी वो उतना ही कम डिस्प्लेस कर पाएगा, जिसकी वजह से जो अपवर्ड थ्रस्ट मिलना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को वाटर की तरफ से वो नहीं मिल पाएगा। तो नहीं मिल पाएगा तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन ए, सी और डी, ये करेक्ट रीजन नहीं है ना। किसी भी नीडल को अगर हम ग्रेजुअली वाटर के सरफेस पर रखते हैं और वो तैरता है, ये इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही वो नीडल जो है वाटर सरफेस पे तैरते रह जाती है, नॉट द लो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इसकी वजह से नहीं, ना ही हाई डेंसिटी ऑफ वाटर, इसके वजह से भी नहीं, और वाटर बिलो द नीडल प्रोवाइडेड अपवर्ड थ्रस्ट, ये भी नहीं। ये बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग हैं, वो करेक्ट आंसर इज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when lights wave pass from air to glass the variable effects are, ठीक है। अगेन लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें है कि डेंसर से रेयर मीडियम में जब बढ़ता है, तो डेंसर मीडियम यहाँ क्या है, ग्लास है, और रेयर मीडियम क्या है, यहाँ एयर है। कह रहा है कि जब लाइट जो है ना ऐसे पासेस फ्रॉम द लाइट इज पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम जब जा रहा है तो कौन सा वेरिएबल अफेक्टेड होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू जो होता है वो सी अपॉन लैम्डा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। सी जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और लैम्डा जो होती है वो होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो होता है वेवलेंथ। तो जब भी एयर जो है किसी मीडियम से पास होता है ना, एयर टू ग्लास या फिर एयर टू डेंसर मीडियम में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। जो चेंजेस आते हैं वो वेवलेंथ और वेलोसिटी में आते हैं। तो जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी, ये तो आपने पढ़ा होगा 9th 10th में भी लाइट चैप्टर में अपने, कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, द अदर टू फैक्टर इज वेलोसिटी एंड वेवलेंथ विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मीडियम इन विच लाइट इज प्रोपगेटिंग, है ना। तो करेक्ट आंसर इज डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, ठीक है। 17 में है कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें असर्शन कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज। अभिकथन है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे समझा, ये एक मान लीजिए हिली रीजन है और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक कॉलम है ना, यहाँ एयर है, इस एयर कॉलम को हम लोग एज्यूम करते हैं। अगर ये कोई यहाँ पर पर्सन या ऑब्जेक्ट खड़ा है या फिर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाला एटमॉस्फेयर क्या होगा, ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक लेंथ है ना, ग्राउंड से लेके जितनी हाइट तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, उस टोटल हाइट तक का वेट जो होता है ना, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, इतने सरफेस पे पड़ रहा होता है, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। मतलब इस एयर कॉलम जो है इतनी हाइट का, मान लीजिए h हाइट का, एज्यूम कर रहे हैं h हाइट का, बट एटमॉस्फेयर का जो जितना टोटल लेंथ है एक्चुअली में वही होता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसी को काउंट करते हैं। तो ये हाइट, जितनी हाइट है और यहाँ जो एयर है, इसका अपना कुछ ना कुछ वेट होगा। ये वेट इस ऑब्जेक्ट के इतने ज़्यादा सरफेस पे जो वेट पड़ रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ क्या लग रहा होगा इस एयर कॉलम के द्वारा, फोर्स लग रहा होगा वेट। वेट क्या होता है, वेट होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी, है ना। तो इस एयर कॉलम के द्वारा जो वेट इस एरिया पे लग रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं ये हिली टॉप पर देखते हैं, ये हिल के टॉप लेवल पर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ देखिए जो हिल का हाइट है, मान लीजिए h1 हाइट था, ठीक है। अब ये h1 हाइट घट गया ना। अगर हम हिल पर पहुँचते हैं और यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करना चाहेंगे इसी एयर कॉलम के द्वारा, तो ये हाइट में तो कुछ शॉर्टेज हुआ ना, ये हाइट कम हो गया ना। तो यहाँ पर जो लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू द जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्राउंड पर लग रहा होगा, है ना। उससे हिल पर लगने वाला, जो हिल्स के टॉप पर लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम होगा कंपेयर टू ग्राउंड पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट की बात। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, हिल के टॉप पर कम होगा कंपेयर टू द ग्राउंड, है ना। इतना बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है तो उससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच
वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड रहता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राउंड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और हिल्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हिल के टॉप पे बॉइलिंग पॉइंट भी उस लिक्विड का कम हो जाएगा। और वही बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का जब हम ग्राउंड पर करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। इतना पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है हिल के टॉप पर हमारा कम होगा किस लिक्विड का, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है कंपेयर टू द ग्राउंड। हाँ, वाटर का ग्राउंड पर हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड पर देखते हैं, ग्राउंड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता था इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। वही हिल पर देख रहे हैं वाटर का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है कितने पे, मान लीजिए कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो जा रहा है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो वाटर वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। अब हम लोग जब खाना बनाएंगे हिल के टॉप पे, वाटर तो एक्चुअली में बॉयल होता है 100 डिग्री पे, तो हम लोग को क्या होगा कि जो समय है खाना बनाने में वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो खाना थोड़ा डिले होकर पकेगा, तो काफ़ी समय लग जाता है खाना बनाने में हिल के टॉप पे। वही फेनोमेना अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम खाना प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो प्रेशर कुकर क्या करता है, वो क्लोज कंटेनर होता है, सब चीज़ हम लोग उसमें सामग्री डाल देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं प्रेशर कुकर को। तो प्रेशर कुकर क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का इनसाइड द कुकर उसको बढ़ा देता है ना। तो क्या हो जाता है, बढ़ा देता है तो जल्द खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है, ठीक है। यही रीज़न है कि खाना हिल के टॉप पर देरी से क्यों पकता है और कंपेयर टू द ग्राउंड। अब हम लोग आते हैं असर्शन पे, ये मैंने आपको समझाया क्योंकि क्वेश्चन 67 बीपीएससी में भी इस पे पूछा हुआ है, 67 और आई थिंक जो कैंसिल हुआ है पेपर उसमें, और 66 वाले में भी प्रेशर कुकर से बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था। अब आते हैं हम लोग असर्शन पे। असर्शन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिक्रीजेज एट द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है, हाइट बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। तो पहला असर्शन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, है ना, तो वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो एटमॉस्फेरिक इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड रॉन्ग। अभी हमने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्टीट्यूड के हाइट के साथ क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। द करेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, है ना। तो पहला है एमआरआई स्कैनिंग यूज एक्सरे इन द मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ बॉडी पार्ट। एमआरआई स्कैनिंग शरीर के अंगों की छवियों का उत्पादन करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में एक्सरे किरणों का उपयोग करती है। तो एक्चुअली में एमआरआई स्कैन में ना एक्सरेज का यूज नहीं होता है, एक्सरे एक अलग ही मेथड है टू प्रोड्यूस द इमेज ऑफ बॉडी पार्ट। एमआरआई स्कैन में आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है उसका यूज नहीं होता, ठीक है, जो कि एक्सरे में उसका यूज होता है ना। तो एमआरआई कभी भी एक्सरे को यूज नहीं करता है ना, इट्स रॉन्ग। जैसे मैंने बताया कि एमआरआई स्कैन डज नॉट यूज एनी आयोनाइजिंग रेडिएशंस, है ना, जस्ट लाइक एक्सरे और सीटी स्कैन, ये लोग जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करके पिक्चर्स, बॉडी के पार्ट्स का पिक्चर लेते हैं और पता करते हैं कि कहाँ पर फ्रैक्चर है या फिर कौन सा बॉडी पार्ट डैमेज है, ठीक है। एमआरआई स्कैन में ऐसा नहीं होता है। एमआरआई स्कैन में हम लोग क्या करते हैं कि पावरफुल मैग्नेट का यूज़ करके ना बॉडी के थ्रू एक रेडियो वेव्स को पास आउट कराते हैं और द प्रोटॉन इन द बॉडी रिएक्ट्स टू द एनर्जी एंड क्रिएट हाईली डिटेल्ड पिक्चर ऑफ बॉडीज स्ट्रक्चर। जो हम लोग रेडियो वेव्स सेंड करते हैं पावरफुल मैग्नेट को यूज़ करते हुए, तो जो शरीर में बॉडी में जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके एनर्जी से वो क्या करता है, रेडियो वेव्स रिएक्ट करके एक डिटेल्ड पिक्चर क्रिएट करता है बॉडी स्ट्रक्चर का, टिश्यूज़ का भी करता है, नर्व्स का भी करता है, ब्लड वेसल्स का, जिसका हमें चाहिए वो पिक्चर वो क्रिएट करता है, ठीक है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का रेडिएशंस यूज़ नहीं होते हैं जो एक्सरेज या फिर आपको सीटी स्कैन्स में दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पे यूज होते हैं। एमआरआई स्कैन में कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सरे नहीं होता है तो
ऑप्शन ए इज रॉन्ग, है ना, रॉन्ग हो गया ऑप्शन ए। सेकेंड स्टेटमेंट इज वाइल MRI स्कैन कैन नॉट प्रोड्यूस द पिक्चर ऑफ बोन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी CT स्कैन कैन प्रोड्यूस पिक्चर ऑफ बोन। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है, ये भी कर सकता है। ये तो सिंपल कॉमन सा लॉजिक आप लगा के भी इसको गलत कर सकते हैं। जब सेकेंड नंबर गलत हो गया तो आप नीचे ये दो ऑप्शंस को कैंसिल करिए, है ना। अब बचा आपको या तो 1 सही होगा या फिर 3 सही होगा। पहला दो जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, हैंस डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो सी वुड बी द करेक्ट वन। ज्वेलरी एंड अदर वेरिएबल मटेरियल एक्सेसरी आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द MRI। बिल्कुल सही बात है। अरे मतलब कोई भी मेटेलिक जो वेरिएबल स्टफ़ है, अगर आप उनको पहन के जाएंगी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होंगी ही ना, और वो जब स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट के एरिया में या फिर उसके रीजन में आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आएंगी, तो ऑब्वियसली जो एक्चुअली में पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए वो डिस्टॉर्टेड या डिफॉर्म लिए हुए आएंगी, है ना, डिस्टॉर्टेड पिक्चर आएंगी, करेक्ट पिक्चर हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी देखिए कि जब भी MRI स्क्रीन के लिए पेशेंट को भेजा जाता है तो वो अपनी ज्वेलरी जो भी वियर किए हो, है ना, वो सब निकालना पड़ता है ताकि वो अच्छे पिक्चर और डिटेल और अच्छी पिक्चर आए। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, हैंस ऑप्शन इज ए, थर्ड ओनली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी के साथ थोड़ा जल्दी करते हैं ना, वी हैव टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। अब है 2 वायर हैव देयर लेंथ्स, डायमीटर एंड रेसिस्टिविटी ऑल इन द रेशियो 1:2, ठीक है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द थिनर वायर इज 10 ओम, द रेसिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देखिए रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, ये रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। इसी का यहाँ यूज़ है। तो बोल रहा है कि R1 जो है किसी एक वायर का रेसिस्टेंस है, उसमें रेसिस्टिविटी जो है ये है L1 है और एरिया 1 है, और R2 जो है वो है L2/L2। अब इन दोनों का रेशियो बोल रहा है 1:2 में होना चाहिए, ठीक है। ये अब ये कह रहा है कि R1 इक्वल टू R2 जो है ये होगा, इनका जो भी दो वायर है उनकी लेंथ, डायमीटर और रेसिस्टिविटी जो है ना वो 1:2 में होनी चाहिए। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये L1/नीचे L2 हो जाएगा और यहाँ L1/L2 A2 हो जाएगा। क्योंकि एरिया जो है क्या है वो हम लोग हमेशा मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है जो भी वैल्यूज लेंगे वो उसका क्या होता है, डबल होता है, स्क्वायर हो जाता है, डबल नहीं स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंपल पुट करते हैं एज पर द क्वेश्चन। तो P1 इक्वल टू 1:2, L1 भी 1:2 में होना चाहिए, रेशियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एरिया 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4:2, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। तब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ हमें पता था कि R1 जो है वो 10 ओम है और हमें R2 पता करना था। R2 भी क्या हो जाएगा, हमें कैंसिल आउट होके 10 ओम ही मिलेगा, ठीक है, 10 ओम ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है निकल कर 19 का आ रहा है 10 ओम, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड। तरल पदार्थों के क्वथनांकों को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर और फेदोमीटर। तो एज वी नो दैट कि हाइड्रोमीटर जो होता है वो यूज होता है टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। ये हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर हो गया आपका, हाइग्रोमीटर हो गया आपका, ये होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है, टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। वहीं हिप्सोमीटर क्या होता है कि हिप्सोमीटर हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो यही क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, हिप्सोमीटर। और वहीं फेदोमीटर की बात करें तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है कि ओशन का जो डेप्थ है, समुद्र का जो गहराई है, ठीक है, ओशन डेप्थ, उसको मेजर करता है फेदोमीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए आंसर के साथ साथ मैं कुछ पॉइंट्स और भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इस टेस्ट डिस्कशन के साथ आपको वो चीज़ याद हो जाए, और कहीं ना कहीं अगर BPSC अगर क्वेश्चंस पूछती है या फ्रेम करती है इस तरीके से तो आपको वो हेल्प हो। इसलिए डिस्कशन का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। अदरवाइज आंसर की प्रोवाइड करके सिंपल सा आंसर मैच कर सकते हैं, नो इशू, है ना।
ये इंपॉर्टेंस है डिस्कशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन गैस इज यूज इन द टायर ऑफ एयरप्लेन बिकॉज। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग हवाई जहाज के टायरों में किया जाता है, क्यों? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस हवा के विपरीत निष्क्रिय है, ये एक क्या है, इनर्ट गैस है, अनलाइक एयर। एयर तो इनर्ट गैस नहीं है, बट नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है, ये कह रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है इट इज हेवियर देन एयर, ये हवा से भारी है। तीसरा है इट फॉर्म्स लिक्विड ओनली बिलो अ वेरी लो टेम्परेचर, केवल बहुत कम तापमान से नीचे तरल बनता है ना, बहुत कम तापमान पर जाकर ये लिक्विड में फॉर्म करता है। और डी जो है नाइट्रोजन लेस डेंसर देन ऑक्सीजन। तो देखिए एरोप्लेन जो है एक सर्टेन हाइट पे उड़ता है, ठीक है, तो फ्लाइट करता है, कभी कभी वो ट्रोपोपोज में भी जाके, जो कि 13-14 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है, तो इतने हाइट पर जाने पे क्या होता है, तापमान कम होती है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे टेम्परेचर कम होता है, जो वाटर वेपर है ये वेपर से कन्वर्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। कैसे? ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो वाटर वेपर जब भी हाइट के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्ट करता है, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन से होकर वो गुजरता है, इसलिए वो वाटर वेपर से आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना पता चल गया कि हाइट बढ़ने से हमारे क्या होता है कि कंडेंसेशन जल्दी अकर होता है, ठीक है। और एरोप्लेन को जो एक सर्टेन हाइट पे ही मूव करना होता है, ठीक है, तो अगर उसमें हम एयर रखेंगे, एयर में तो मॉइस्चर भी होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि अंदर वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, है ना। ऐसा ना हो और लिक्विड होगा और ज़्यादा अगर कन्वर्ट कर गया तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। ऐसा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है बहुत ही कम तापमान पर जाके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसलिए 13-14 किलोमीटर की हाइट उसके लिए कोई ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए नाइट्रोजन को हम लोग लेते हैं, यूज करते हैं एरोप्लेन के टायर्स में। उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस क्या होता है, इनर्ट भी होता है ना, किसी से रिएक्ट भी नहीं करता है ना एट नॉर्मल कंडीशंस। तो उसके लिए रिएक्ट करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए होता है, तब जाके वो रिएक्ट करता है और फॉर्म, जैसे अमोनिया NH3 बनाता है या फिर NO3 हो गया, ये सब जैसे बनाता है, तब जाके वो रिएक्ट करता है, अदरवाइज वो इनर्ट ही होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। हेंस ए इज करेक्ट एज वेल एज सी इज करेक्ट। तो ए और सी जब करेक्ट है तो अल्टीमेटली आंसर जो निकल के आता है वो आता है ई, मोर देन वन, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि किसी एक को ही चूज करना है, तो मोर देन वन इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ निकल कर आता है इज 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव। काफ़ी ईजी है, एक्सप्लोजन में कौन सा यूज होता है, तो इट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लोसिव में, है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की डिस्कवरी इन्हीं सब केमिकल को यूज करके किया था। उन्होंने क्या किया था कि ये नाइट्रोग्लिसरीन है, जिसको NG कहते हैं, साइंटिफिक नेम, फार्मूला बोलेंगे, साइंटिफिक फार्मूला। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था कि इनको मिक्स किया था डायटोमेशियस अर्थ के साथ, ठीक है। ये क्या होता है डायटोमेशियस अर्थ, क्या होता है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग करते हैं अनवांटेड मटेरियल रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर। डायटोमेशियस अर्थ का, डायटोमेशियस अर्थ को जब नाइट्रोग्लिसरीन से मिक्स किया गया अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, तो उन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की, है ना। इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन जो है NG वो एक्सप्लोसिव में यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि हेवी कलरलेस ऑयली एंड एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि हम लोग एक्सप्लोसिव बनाने में यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली बिस्फेनॉल A वाज कॉमनली फाउंड इन न्यूज़, व्हाट इज इट। तो हाल ही में बिस्फेनॉल A आमतौर पे न्यूज़ में था, तो ये क्या है ना। तो ये ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ए मेडिकल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कैंसर, a test for testing the use of drugs to improve performance by athletes. Next option is a chemical used for the development of food packaging material, a chemical used in ethanol blending. तो कैंसर का पता लगाने के लिए एक चिकित्सा परीक्षण, एथलीटों द्वारा प्रदर्शन में सुधार के लिए दवाओं का उपयोग का एक परीक्षण है,
नेक्स्ट ऑप्शन है खाद्य पैकेजिंग सामग्री के विकास के लिए उपयोग किए जाने वाला एक रसायन और इथेनॉल सामग्री सम्मिश्रण में उपयोग किया जाने वाला एक रसायन। तो बिस्फेनॉल ए जो है ये प्राइमरली यूज किया जाता है प्लास्टिक बनाने में, ठीक है, टू मेक प्लास्टिक्स विच इज़ यूज इन द मेकिंग फूड पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, यूज किया जाता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को बनाने में, है ना, सच एज वाटर बोतल हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, डेंटल डिवाइसेस हो गए, आई ग्लासेस लेंसेज हो गया, सीडीज डीवीडीज, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये सब बनाने में यूज़फुल होता है, बिस्फेनॉल ए का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, अ केमिकल यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल, क्योंकि ये प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, ठीक है। अदर आर रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नॉन एज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म, ठीक है। पहला है कि प्लास्टिक फॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर बनाने में इसका प्रोडक्शन में यूज होता है। तीसरा है कि बिल्डिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन द एयर सोल। देखिए, तो अभी ये ऑप्शंस जो स्टेटमेंट्स है इसमें मुझे, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे ये 4 पता है, श्योर हूँ मैं कि ये होगा। तो इसके साथ ही मुझे पता चल गया 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। और दूसरा प्लास्टिक फॉर्म में भी इसका यूज होता है, ये भी मुझे पता है, और आप सबको भी पता होगा, आपने इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ा हुआ, तो ये 2 आपको तो ऐसे ही पता होगा। तो 2 ऑप्शंस, मतलब अब हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये और ये नहीं होगा। अब बचे ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यही 2 बचेंगे। अब इसमें से मुझे देखना है कि मेरी जो ये ऑप्शन 2, ये दिक्कत कर रहा है मुझे आंसर फाइंड आउट करने में। तो प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप इसे बनाएंगे, अदरवाइज स्किप करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप 2 में से 1 करेंगे, है ना। और ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे डी मारने की, क्योंकि यार ऑलमोस्ट सब सही है तो ऐसा दिया जाएगा, मगर यहीं पर बीपीएससी आपसे ट्रिक करेगी। एक कोई ना कोई एक ऑप्शन जो है सॉरी कोई ना कोई ऑप्शन जो है एक गलत रहेगा, और आप उसको अपने सो कॉल्ड स्मार्ट गेस की वजह से इसे मार के आओगे, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है, द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसी साथ जब सेकेंड गलत है तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज सी। सी जो है करेक्ट आंसर है ना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज पुट फॉरवर्ड अ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, किसने विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। पहला ऑप्शन है एरविन श्रोडिंगर, ठीक है। तो एरविन श्रोडिंगर जो है, इन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की थी, ठीक है। तो ये तो ऑप्शंस नहीं होंगे। रदरफोर्ड, ये इन्होंने न्यूक्लियर थ्योरी को प्रपोज किया था, और इन्होंने बताया था कि व्हाट शुड बी द मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो उन्होंने एटम का एक मॉडल प्रोवाइड किया था रदरफोर्ड ने। तो ये 2 ऑप्शंस तो नहीं होंगे। थर्ड इज मैक प्लैंक, ठीक है। मैक प्लैंक ने क्या किया था, उन्होंने ही ये थ्योरी जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को डिस्कवर किया था। और ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या बताता है, तो इट डिस्क्राइब द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन कहाँ से होता है और कैसे वो अवशोषित होता है, ये इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और उन्होंने इसके साथ ये भी डिस्क्राइब किया था कि फोटोन का क्रिएशन और डिसअपीयरेंस कैसे होता है। तो मैक्स प्लैंक वाज द पर्सन हु हैज़ पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मैक प्लैंक। वर्नर हेजनबर्ग ने क्या दिया था, इनका कंट्रीब्यूशन जो था वो कहलाता था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें ये था कि किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं किया जा सकता एक साथ हम किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम एंड पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसी को हम लोग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, डी वाला। द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following pairs are correctly matched? One side here it is written about the acid name, other side is the use of that acid. पहला है ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका क्या यूज हो रहा है, ब्लीचिंग ऑफ लेदर में। दूसरा है एसिटिक एसिड, प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स। साइट्रिक एसिड, वॉशिंग मेटल्स। बेंजोइक एसिड, एक्युमुलेशन ऑफ बैटरी, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड का हम लोग यूज़ लेदर के ब्लीचिंग में करते हैं,
ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। एसिटिक एसिड प्रोसेसिंग ऑफ फूड, साइट्रस जो हम लोग विनेगर वगैरह देखते हैं उसमें एसिटिक एसिड ही पाया जाता है, तो वो फूड के प्रोसेसिंग में ही यूज होता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग फूड एसिटिक एसिड वो सही है। साइट्रिक एसिड वॉशिंग मेटल्स, हाँ ये भी सही है, मेटल को वॉश करने में साइट्रिक एसिड का यूज होता है। बट बेंजोइक एसिड, ये ऑप्शन गलत है। बेंजोइक एसिड का हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशंस ऑफ मेडिसिन या फिर फूड के प्रिजर्वेशंस में हम लोग बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज होता है। वहीं एक्यूमुलेशन ऑफ बैटरी, ये जो टर्म है एक्यूमुलेशन ऑफ बैटरी, इसका हम लोग कौन से एसिड यूज़ करते हैं इसको करने में? तो इस जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये इसका यूज होता है बैटरी के एक्यूमुलेशंस में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट, हेंस ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1 2 3, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एसर्शन है कि फिनाइल इज यूज्ड एज ए हाउस होल्ड जर्मिसाइड एंड रीजन इज फिनाइल इज फिनोल डेरिवेटिव एंड फिनोल इज एन इफेक्टिव जर्मिसाइड। ठीक है, तो देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो फिनॉल क्या है? फिनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH। जो हम लोग ये बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, है ना, तो इसमें सॉरी यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा फिनॉल। ठीक है, ये है हमारा फिनॉल ग्रुप। ठीक है, अब जो फिनाइल है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, जो फिनाइल है वो होता है C6H5 ग्रुप को फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, C6H5 ग्रुप को हम लोग फिनाइल बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। ठीक है, और इसका फिनोल का क्या यूज होता है? फिनोल का यूज होता है टू मैन्युफैक्चर नायलॉन एंड अदर सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, नायलॉन एंड अदर सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चरिंग में ये फिनाइल जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, और ऐसे फिनाइल जो है हाउस जर्मिसाइड के रूप में भी यूज होता है, जो हम लोग घर में सफाई के लिए फिनाइल यूज़ करते हैं उसमें भी यूज होता है ना, और ये एक डेरिवेटिव होता है फिनॉल का। तो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अभिकथन और रीजन जो कारण है दोनों सही है, और रीजन जो है ए का सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 नंबर। येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर इज। येलो केक क्या है? येलो केक, तो पहला ऑप्शन है ये क्रूड फ्रॉम द हीरोइन, क्रूड फ्रॉम द कोकीन, सी इज द यूरेनियम ऑक्साइड, डी इज द अनरिफाइंड गोल्ड। तो येलो केक जो है वो हम लोग बोलते हैं यूरेनियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, विथ केमिकल फार्मूला UO2, ये हम लोग यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं येलो केक। यूरेनियम जो होता है उसका कलर भी देखेंगे तो जो है वो हल्का पीला कलर का ही होता है। तो यूरेनियम ऑक्साइड का जो स्मगलिंग होता है तो उसे ही येलो केक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल 45 सॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट cost effective opportunities to deliver critical micronutrients। कह रहा है कि डबल फोर्टिफाइड नमक जो है महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों को वितरित करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी अवसरों में से एक है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर फोर्टिफाइड टू टेबल सॉल्ट। जो हम लोग नमक यूज करते हैं, है ना, तो उसमें कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो पहला तो आयोडीन तो मस्ट है, आयोडीन होता है, उसके साथ साथ आयरन होता है। क्रोमियम इज नॉट प्रेजेंट देयर, सो 3 इज नॉट, हैंस दिस इज रॉन्ग। 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रोमियम प्रेजेंट नहीं होता है, आयरन और आयोडीन को हम लोग फोर्टिफाइड करते हैं, इसी को डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज विच रेफरेंस टू वॉशिंग सोडा, with reference to washing soda consider the following statement. Sodium chloride is used in the manufacturing of washing soda. Second statement is it is used as a cleaning agent for domestic purpose. Third is it is used for removing the permanent hardness. Second is it is used as a cleaning agent of the domestic purposes. Third is it is used for the removing the
परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि पहला है सोडियम क्लोराइड का उपयोग वॉशिंग सोडा के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा है कि ये जो है घरेलू उद्देश्यों के लिए एक सफाई एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। और इसका उपयोग पानी के स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 डी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है, ठीक है। एंड ये इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ और एप्लीकेशंस होता है, अदर एप्लीकेशंस आर आपका इसमें ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है, ठीक है, फूड एडिटिव के रूप में यूज होता है, फूड एडिटिव के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशंस हैं वॉशिंग सोडा के, Na2CO3 के। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटी में, तो NaCl और लाइमस्टोन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको बनाने में थ्रू द सॉल्वे प्रोसेस को हम लोग फॉलो करके इसको बनाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इसमें ये पॉइंट्स अब इसको याद कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। फाउंडेड इन 1857 a group of social reforms, Stribodh was one of the earliest journal aimed at a woman's audience in India. Who started this journal? कह रहा है कि जो स्त्रीबोध एक जर्नल था, ठीक है, तो एक समाज सुधारकों के एक समूह द्वारा 1857 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत ऑप्शन सी केन काबरा जी ने किए थे, ठीक है, केन काबरा, नॉट NN सेन, नॉट ज्योतिराव फुल्ले, नॉट गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, इन्होंने नहीं। तो केन काबरा जी ने इसकी स्टार्टिंग की थी ना, शुरुआत की थी। NN सेन इंडियन मिरर पत्रिका का वो उन्होंने संपादन किया था, NN सेन ने, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुदिमन कमीशन वाज सेट अप इन 1920 टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर ऑफ। मुदिमन आयोग की स्थापना 1920 के दशक में इस मामले की जांच के लिए की थी। पहला है ऑप्शन मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रीमलाइजिंग द इंडियन डिफेंस, भारतीय रक्षा आधुनिकरण और सुव्यवस्थीकरण के लिए इनकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी द क्राइसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। सी प्रभुत्व स्थापित के लिए सिफारिश के लिए, रिकमेंडेशन फॉर डोमिनियन स्टेटस, और डी इज probing into the working of the constitutional setup. Right answer is here option D, probing into the working of the constitutional setup. संवैधानिक व्यवस्था के कामकाज की जांच के लिए ये आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। हुआ क्या था कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, इसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जब ये एक्ट आई थी तो बोला जा रहा था कि अब इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। 1919 एक्ट को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक्ट भी बोला जाता था। धीरे धीरे इंडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट की ओर मूव कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इसकी अच्छे से प्रोबिंग हो, जांच हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप्स किया जा रहा है वो ठीक से काम कर पा रहा है कि नहीं इंडियन कंटेक्स्ट में। इसी के जांच के लिए मुदिमन कमेटी की स्थापना की गई थी 1920 के दशक में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि मुदिमन कमेटी इज रिलेटेड टू प्रोबिंग इनटू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रेंच वेयर द लास्ट टू कम टू इंडिया एंड इन सर्च ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फ्रांसीसी व्यापार के अवसरों की तलाश में भारत आने वाले अंतिम व्यक्ति थे। और दूसरा है स्टेटमेंट, द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश एट सूरत, भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1664 बाय कॉलबर्ट मिनिस्टर अंडर लुइस 14, ठीक है। तो कॉलबर्ट नाम के मंत्री ने, लुइस 14 के एक मंत्री ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन 1664 ईस्वी में की थी। ये थर्ड स्टेटमेंट का कहना है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला फैक्ट्री फ्रेंच ने भी सूरत में ही ओपन किया था, ठीक है। बाय होम, बाय फ्रांसिस कैरोन, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रांसिस कैरोन, ठीक है। इन्होंने ही पहला फ्रेंच फैक्ट्री ओपन किया था सूरत में, ठीक है, एस्टेब्लिश किया था। थर्ड ऑप्शन इज बिल्कुल सही है, कॉलबर्ट मिनिस्टर था,
लुइस 14 के अंदर में, और 1664 में इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग लेट। हु यूज द वर्ड आदिवासी फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल? ठीक है, बी आर अम्बेडकर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड इज ठक्कर बप्पा, थर्ड इज ज्योतिबा फुल्ले, बाबा आमटे। ठीक है, तो जो आदिवासी वर्ड जो सबसे पहले यूज किया गया था वो ठक्कर बप्पा के द्वारा ही यूज किया गया था। ठीक है, ठक्कर बप्पा के द्वारा यूज किया गया। देन क्वेश्चन कम्स हियर, हु वाज ठक्कर बप्पा? तो ठक्कर बप्पा जो थे वो एक सोशल वर्कर थे। ठीक है, ही हैज़ वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन गुजरात ना। तो गुजरात के ट्राइबल पीपल के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। और ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के वो मेंबर ही बने बाद में, विच वाज द फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और उसके वो बाद में जाके मेंबर ही बने। और इन्होंने खुद भी 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की। क्या की? भील सेवा मंडल। ठीक है, भील सेवा मंडल की स्थापना की थी कब? 1922 में। ये आप याद रखेंगे, ठक्कर बप्पा। तो ठक्कर बप्पा पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासी वर्ड का यूज़ किया था फॉर द टू रेफर द ट्राइबल पीपल। आंसर इज ठक्कर बप्पा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। 35 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट mooted द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत जगह इसे पढ़ा भी होगा। मैंने बस आपके रिकॉल में मेमोरी रिकॉल के लिए ये क्वेश्चन डाला था। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है स्वराज पार्टी। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। स्वराज पार्टी ने 1934 ये उन्होंने आवाज़ उठाई थी पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो स्वराज पार्टी वाज द फर्स्ट हु फर्स्ट mooted द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के को फॉर्मेशन करने के लिए जो आइडिया सबसे पहले प्रपोज किया गया था वो स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था 1934 में। आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साराबंदी, है ना। साराबंदी नो टैक्स कैंपेन फॉर 1922 वाज लेड बाय भगत सिंह इन पंजाब, चित्तरंजन दास इन वेस्ट बंगाल, श्री कृष्ण सिंह इन बिहार, वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। तो 1922 में जो ये कैंपेन चलाया गया था, ठीक है, जो कि कंसाइड कर रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ, तो है ना। तो उस समय 1920 से 22 के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रहा था। तो ये साराबंदी जो नो टैक्स कैंपेन है, ठीक है, 1922 में ये कैंपेन को जिन्होंने नेतृत्व किया था वो थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात वाज द रीजन एंड वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर हु लेड दिस कैंपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वाज वन ऑफ द लिस्ट ऑफ रेवोल्यूशनरिस्ट हु हैज आल्सो रिटेन द फेमस आर्टिकल फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, तो वह क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने ये लेख लिखा था बम का दर्शन। तो पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, तीसरा भगवती चंद्र वोहरा, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो करेक्ट आंसर इज सी, भगवती चंद्र वोहरा। इन्होंने ही ये फेमस आर्टिकल लिखा था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, अभी इसको याद कैसे करना है? तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 23 दिसंबर 1929 को एक बम को प्लांट किया गया था। ठीक है, एक रेलवे ट्रैक दिल्ली आगरा रेलवे लाइन के बीच में एक बम को प्लान किया गया था, सो दैट दे कुड हार्म लॉर्ड इरविन, वाइसराय लॉर्ड इरविन। मतलब वाइसराय लॉर्ड इरविन को हार्म करने के लिए बॉम्ब प्लांट किया गया था दिल्ली आगरा रेलवे लाइन में, हमारे रेवोल्यूशनरिस्ट जितने भी रेवोल्यूशनरिस्ट हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि वाइसराय जस्ट एस्केप्ड अनहर्ट, है ना। वो वाइसराय लॉर्ड इरविन था, वो बच गया और ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस घटना का जब पता चला सभी लोगों को, तो गांधी जी ने इस घटना को कंडेम करते हुए, है ना, इस रेवोल्यूशनरी एक्ट को कंडेम करते हुए एक आर्टिकल लिखा था द कल्ट ऑफ बॉम्ब। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, द कल्ट ऑफ बॉम्ब। इनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया था द कल्ट ऑफ बॉम्ब। तो इसी आर्टिकल को अपोज करने के लिए उनके अगेंस्ट में भगवती चंद्र वोहरा जी ने बाकी अपने साथियों की मदद से, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे,
और बाकी लोगों की मदद से उन्होंने क्या हुआ, एक दूसरा आर्टिकल लिखा, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, जस्ट टू अपोज द आइडिया प्रपोज्ड बाय गांधी जी इन द कल्ट ऑफ बॉम्ब आर्टिकल। ठीक है, तो कल्ट ऑफ बॉम्ब आर्टिकल में गांधी जी ने जो कंडेम किया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को या एक्शंस को, उसके अगेंस्ट में ये आर्टिकल लिखा गया था, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब बाय होम, भगवती चंद्र वोहरा। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर देखेंगे हम लोग। तो पहला असर्शन कहता है कि द ब्रिटिश सोवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। अरे कैसे, जब आपको सोवरेनिटी मिल गई है तो फिर कैसे ब्रिटिश सोवरेनिटी एग्जिस्ट करेगी इन फ्री इंडिया, है ना। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है द ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। यार करेक्ट, हमारे जो लास्ट वॉइसरॉय थे, कौन थे लास्ट वॉइसरॉय? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। सो सेकंड ऑप्शन इज रीजन इज करेक्ट, assertion is wrong, so answer would be D। ठीक है, A is false but R is true। Next question, a relay commission was set up by British government in India। It was related to 1902 में रिले कमीशन था। ठीक है, रिले कमीशन की स्थापना की गई थी। तो आप ये बताइए मुझे कि उस समय वायसराय कौन था। तो जहाँ तक रिकॉल की बात है, मेमोरी को रिकॉल करने की बात है, तो मुझे लगता है कि उस समय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन वाज द वायसराय एट दैट टाइम। तो उसने क्या किया था, आपको याद होगा कि यूनिवर्सिटी एक्ट उन्होंने लाया था लॉर्ड कर्जन ने। तो आप ऐसे भी अगर आपको रिकॉल करना हो तो आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही कोई चीज़ जो इसमें दिख रही है स्टेटमेंट्स में, ऑप्शंस में, वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली में वही है। तो टू रिले कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, है ना। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं को देखने के लिए रिले आयोग की स्थापना की गई थी 1902 में। तो ऑप्शन विल, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, है ना। लॉर्ड कर्जन के समय में ही इस कमीशन की स्थापना की गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंडेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी ने किन से पूछ रहा है, नॉट फाउंडेड। ठीक है, नॉट याद रखिए, नॉट बीन फाउंडेड। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि अमित्याजा संघ जो है ये बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। समता समाज संघ भी उनके द्वारा किया गया था। हरिजन सेवक संघ ये उनके द्वारा नहीं किया गया था, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था आफ्टर पूना पैक्ट। ठीक है, आफ्टर पूना पैक्ट। तो आफ्टर पूना पैक्ट हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन इज दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो ये काफ़ी बाद में जाके इस्टेब्लिश किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? ये काशीराम जी के द्वारा किया गया था, काशीराम जी के द्वारा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बाद में चल के इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इनकी, और इसकी स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1981 में। ये पूना पैक्ट के बाद हुआ था, तो ये 1932 में हो जाएगा। ठीक है, और समता समाज संघ की स्थापना 1927 में। ठीक है, ये है इसका आंसर। वुड भी सी सही नहीं होगा, गलत है। डी गलत है, तो आंसर वुड बी मोर देन 1 ई, क्योंकि यहाँ 2 गलत है, हरिजन सेवक संघ और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो आंसर वुड बी द ई। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ठीक है, पहला है गुरु अमरदास मेरी एंड पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा और गुरु गोविंद सिंह मंजी। तो हम लोग पहले देखते हैं ये है क्या, मीरी और पीरी क्या है। तो मीरी और पीरी जो था वो एक कंसेप्ट है, एक धारणा है। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस किया जाता है सिख रिलीजन में फ्रॉम द सिंस 17th सेंचुरी। ठीक है, और इसको लाने वाले कौन थे? इसको लाने वाले गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, जो कि कौन थे? छठे गुरु थे सिख समुदाय के, है ना। छठे गुरु थे। तो ये तो गुरु अमरदास होंगे नहीं, तो कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। अब हम लोग देखते हैं कि मीरी एंड पीरी ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। मीरी जो सिंबलाइज करता है वो है टेम्पोरल पावर। ठीक है, ये वर्ड पर्शियन वर्ड है ना, जिसका मतलब और अमीर होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है अमीर मीन्स कमांडर, रूलर। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, और ये सिग्निफाई करता है टेम्पोरल पॉलिटिकल पावर को, मटेरियल पावर को सिंबलाइज करता है मीरी।
मेरी मतलब, ठीक है, टेम्पोरल पावर को, है ना। पीरी का मतलब क्या होता है? पीरी का मतलब होता है स्पिरिचुअल पावर। ये भी वर्ड पर्सन्स वर्ड है, ठीक है, पर्सन वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि सेंट होता है इसका मतलब, ठीक है, साधु होता है इसका मतलब, होली मैन, स्पिरिचुअल गाइड। तो इस ये सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअल पावर। तो मीरी और पीरी जो कंसेप्ट है वो किनके द्वारा दिया गया था? गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा दिया गया था। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ वो रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ये सही है। गुरु अर्जुन देव फिफ्थ गुरुज थे, ठीक है, और इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था, ठीक है। आदि ग्रंथ में क्या है कि जितने भी गुरु नानक देव जी के वाणी थी, कबीरदास जी के दोहे, रविदास जी के भी बहुत सारे जो कहावत थे या फिर जो उनकी वाणी थी, उन सारे चीज़ों का कंपाइल किया गया था किसमें? आदि ग्रंथ में, ठीक है। और उनको कंपाइल करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी थे, ठीक है। तो ये फिफ्थ गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बट हम लोग और भी बाकी चीज़ देखते हैं ताकि हमें और भी इसके बारे में अच्छे से पता जाए। क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, सिखिज्म पे क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है कि चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। दल खालसा किनके द्वारा किया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। और इनके पिता गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे, जिनको किसने एग्जीक्यूट किया था? औरंगजेब ने, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। दल खालसा जो था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित किया गया था। ये क्या है? सिख वॉरियर कम्युनिटी है ना। स्थापित किया गया था इसको 1699 में, 1699 में इसकी स्थापना की गई थी दल खालसा की, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। गुरु रामदास नहीं थे, ये ऑप्शन गलत है। गुरु गोविंद सिंह मांझी, ये ऑप्शन भी गलत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मांझी की स्थापना नहीं की थी। मांझी क्या है? अब मांझी क्या है? मांझी एक सिख एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ठीक है। ये एक सिख एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है मांझी, जिसकी स्थापना गुरु अमरदास जी ने की थी, है ना। अमरदास जी कितने नंबर के गुरु थे? गुरु अमरदास जी 3rd गुरु थे। एक चीज़ और इसमें मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा की थी, जो कि 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, वीर बाल दिवस। अब ये वीर बाल दिवस किन को सिंबलाइज करता है कि क्यों इसको मनाया जा रहा है? तो इसके पीछे ये कारण है कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे, 3rd, 3रे और 4थे नंबर के जो बेटे थे, जिनका नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह था, ठीक है, उनको वजीर खां, ठीक है, वजीर खां जो नवाब ऑफ सिरहिंद था, उसने क्या किया था? जिंदा चुनवा दिया था दीवालों में, ठीक है। तो उन्हीं की मेमोरी में हम लोग क्या कर रहे हैं? वीर बाल दिवस को सेलिब्रेट करेंगे 26 दिसंबर के दिन, है ना। तो ये आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कंडीशन इन द इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मिडावल पीरियड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। इस अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार में गिरावट आई। हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली मिडावल पीरियड, दैट मीन्स 800 to 200 AD के टाइम पीरियड को हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं। ये है अर्ली मिडावल पीरियड, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि ये टाइम पीरियड जो यूज होता है वो यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग इस टाइम पीरियड का उपयोग करते हैं, 800 से 1200 AD के बीच के टाइम पीरियड को, जिसको हम लोग अर्ली मिडावल पीरियड भी कहते हैं। जो हमारा जो ट्रेड जो होता था इंडिया का वेस्टर्न रीजन से, जिसमें रोमन एम्पायर वगैरह मेनली कंसीडर किए जाते थे, तो इस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर क्या होता? कोलैप्स कर गया था, ठीक है। कोलैप्स कर गया था तो हमारा जो वेस्टर्न जो ट्रेड है, ठीक है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था और ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही हो गया था, ऐसा कहेंगे। बट इन दैट पीरियड हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड था या फिर चाइना के साथ ट्रेड था, वो डिक्लाइन नहीं किया था, वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, स्टेडली इट इज़ ग्रोइंग।
ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ है, ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड द चाइना डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इज रॉन्ग। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट्स नॉट डिक्लाइंड, इट्स स्टेडली इंक्रीजेज। ठीक है, बट डिक्लाइन किसके साथ हुआ था? वेस्टर्न कंट्री के साथ, वेस्टर्न साइड्स के साथ, जिसमें मेनली रोमन एम्पायर वगैरह आते थे। ठीक है, तो उसके साथ अब ट्रेड वगैरह अगर कम होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्टेगनेशंस होंगे और इवन डिक्लाइन इन ट्रेड्स, डिक्लाइन इन प्रोस्पेरिटी, ये सारा चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, स्टेगनेशन इज अ सिचुएशन इन विच जनरली वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ होता ही नहीं है इकोनॉमी की उस समय स्टेगनेशन में। तो हमारा ट्रेड जो था वेस्ट के साथ काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, इवन डिक्लाइनिंग फेज पे था, तो स्टेगनेशंस काफ़ी हो गए थे। इस वजह से क्या हुआ था कि जो अर्बनाइजेशन होना चाहिए था, जो टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलपमेंट होनी चाहिए थे, उन सब का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो डिक्लाइन कर गया। ठीक है, देयर वाज अ स्टडी डिक्लाइन इन द टाउन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इसी के साथ स्टेटमेंट थर्ड जो हमारा जो निकल कर आता है ना, फिर वो हमारा क्या होता है? सही होता है, द स्टडी डिक्लाइन इन द टाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिल्कुल सही बात है ना। और जब हमारा वेस्ट के साथ ट्रेड काफ़ी डिक्लाइन हो गया था और वेस्ट जो हमारा था, रोमन एम्पायर जो था, मेन सोर्स ऑफ क्या था? गोल्ड इंपोर्ट था। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ गोल्ड, हम लोग गोल्ड कहाँ से प्राप्त करते थे? रोमन एम्पायर से ही। जो भी ट्रेड होता था गोल्ड में होता था, वो हम लोग को वहाँ से गोल्ड मिलता था और यहाँ से मटेरियल हम लोग सेंड करके वहाँ पे शिप करते थे, मतलब वहाँ भेजते थे शिपिंग करके। तो मेनली जो गोल्ड एक्सचेंज वगैरह होते थे, है ना, गोल्ड हम लोग को जो प्राप्त होता था वो रोमन एम्पायर से ही होता था। बट जब डिक्लाइन कर गया ट्रेड हमारा रोमन एम्पायर के साथ, तो क्या हो गया? ऑलमोस्ट शॉर्टेज, ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ क्या हो गया? सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, है ना। देयर इज नो इंक्रीज। यहाँ जो इंक्रीज लिखा है स्टेटमेंट 2 में वो गलत है। ऑलमोस्ट एब्सेंट ही हो गया था ट्रेड में। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर कॉइन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे या फिर एब्सेंट थे सर्कुलेशन में। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन करेक्ट आंसर वुड बी सी, है ना, थर्ड ओनली। बेसिकली यही है कि रोमन एम्पायर जो था हमारा मुख्य स्रोत था, सोर्स था गोल्ड कॉइन्स को लेकर। और जब उसके साथ हमारा ट्रेड खत्म हो गया, क्योंकि रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया था उस समय टाइम पीरियड पे, तो हमारा ट्रेड भी डिक्लाइन कर गया वहाँ से। तो ना ही अर्बनाइजेशंस और टाउन्स का डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिला, हाँ वो भी डिक्लाइन कर गया। दूसरी है कि सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी डिक्लाइन कर गया या फिर एब्सेंट हो गया। ठीक है, बट चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस थे उनके साथ हमारा क्या हुआ था? व्यापार बढ़ रहा था। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर सी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंटेक्चुअल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, तो इसमें थोड़ा समय लगा डिस्कस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग: तुगलकाबाद फोर्ट, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन विच दे वर बिल्ड। तो इसमें क्रोनोलॉजी डिसाइड करना है, हमें कालानुक्रम को पता करना है कि कौन पहले बना था, कौन क्या बाद में आया था। तो देखिए, सबसे पहले जिनको दिल्ली सल्तनत के बारे में अच्छे से जानकारी है, कौन सी डायनेस्टी कब आई थी, ठीक है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव में कौन थे? कुतुब मीनार बनाया गया था, किनके द्वारा बनाया गया था? स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। सबसे पहले कुतुब मीनार आएगा क्रोनोलॉजी में, ठीक है। तो थर्ड पहले, उसके बाद आता है तुगलकाबाद फोर्ट। किसने बनाया होगा? तुगलक डायनेस्टी के किसी न किसी रूलर को ने बनाया होगा। मुझे पता नहीं कौन से रूलर ने बनाया है, बट मैं एज ए लेमैन, जब मुझे पता नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी, तब मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ ये मैं आपको। तो तुगलकाबाद इसके बाद आता है, ठीक है। तो तुगलकाबाद फोर्ट कौन सा आ गया? पहला नंबर आ गया, ठीक है। अब आता है उसके बाद तुगलकाबाद के बाद हम लोग देखेंगे कि लोधी गार्डन। तो लोधी डायनेस्टी सबसे लास्ट डायनेस्टी थी जिसको बाबर ने हराया था, इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। तो उसके बाद लोधी गार्डन आ जाएगा सेकेंड नंबर पे। लास्ट में फतेहपुर सिकरी। इसे किसने बनाया था फतेहपुर सिकरी को? फतेहपुर सिकरी वाज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, ठीक है। सिकरी जो था
एक विलेज था, उस विलेज में को ही कैपिटल बनाया गया था, इसलिए इसका नाम फतेहपुर सिकरी कहा गया। ठीक है, इसको ही आप याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 3124 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग अब।